अनुराग तिवारी पाथ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को फिनिश किया। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछले वीडियो पे जा सकते हैं ताकि कंप्लीट जो क्लास है वो आप लोग के पास हो। और आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे आते हैं, हमारे तीसरे मौलिक अधिकार पे, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। यानी कि जो हमारा शोषण होता है समाज में, कई प्रकार से शोषण होता है, इसमें से जो अनुच्छेद 23 है वो स्पेसिफाई करता है मनुष्यों के क्रय विक्रय को रोकता है, मनुष्यों के क्रय विक्रय को रोकता है। या प्राचीन पुराने समय में आपने देखा होगा देवदासियां हुआ करती थी, या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से मनुष्य के शरीर का दुर्व्यवहार जो होता था, उन सभी चीजों को प्रतिबंधित करता है आपका कह सकते हैं अनुच्छेद 23। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 विशेष तौर पर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, है ना, उनको कारखानों में बाल श्रम जिसको हम लोग बोलते हैं उसको प्रतिबंधित करता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं उसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं, जो दोनों में हम लोग चर्चा कर ली। इसके बाद में अगला जो हमारा अधिकार आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में है आपका कि अंतःकरण के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 जो है वो हमें ये आजादी देता है कि जिस धर्म को हम चाहें, हमें अंदर से फीलिंग्स आती है कि नहीं ईसाई धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, हम उस धर्म को अपना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाध्यता संविधान के द्वारा हमारे ऊपर नहीं है। तो अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 नेक्स्ट। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का आयोजन। देखिए ना, हम लोग जागरण कर रहे हैं, कहीं जो अन्य प्रकार के आयोजन है, तो इन प्रकार के जो आयोजन है, धार्मिक आयोजन और उनका प्रबंधन वगैरह जो है उसकी आजादी हमको देता है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 धार्मिक क्रियाकलापों पर, मंदिरों की स्थापना में या जो भी जिस धर्म से संबंधित है उस पर जो भी व्यय हो रहा है उस पर किसी प्रकार कोई टैक्स यानी कि जो कर है वो नहीं लगाया जाएगा, यानी कि टैक्स से छूट देता है अनुच्छेद 27। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 जो है उसमें कहा गया है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने या न करने की आजादी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल में हैं और वहां पे आपको सरस्वती वंदना कराई जा रही है या कोई अन्य प्रकार से चीजें जो हो रही हैं, और वहां पे कोई मान लीजिए मुस्लिम स्टूडेंट है, अब वो सरस्वती वंदना नहीं करना चाह रहा है, तो वो इसका मौलिक अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दे रखा, अगर वो चाहे तो सरस्वती वंदना में शामिल हो और अगर नहीं चाहता है तो ना हो। यानी कि शैक्षिक संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने या ना करने की आजादी। जैसे अक्सर हमारे यहाँ डिबेट होता है कि क्यों ना प्रारंभिक क्लासेस में हम गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसके कुछ चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दें, बच्चों को ज्ञान होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुच्छेद है उसके आड़े आता है और ये चीज संभव नहीं हो पा रही। तो अनुच्छेद 28। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 26, 25, 26, 27 और 28, तो ये थे आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें आपके दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29
इसमें कहा गया है कि जो विशेष का अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक नाम से क्लियर है, यानी कि उनकी जो संख्या है वो हमारे बीच बहुत ही कम है, अल्प है। तो निश्चित तौर पे उनकी जो बोली है, भाषा है, लिपि है, जो उनकी संस्कृति है, उनका परंपरा है, तो उनकी परंपराएं निश्चित तौर पे बहुत ही कम है, उनको फॉलो करने वाले कम है। अगर उनका प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से संरक्षण नहीं किया गया, संवर्धन नहीं किया गया, तो हो सकता है भविष्य में वो विलुप्त हो जाए। तो संविधान में विशेष प्रबंध किए गए कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्कृति, शिक्षा, बोली, भाषा, लिपि को संवर्धित करें, संरक्षित करें, सुरक्षित करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों की ही बात की गई है, लेकिन ये विशेष तौर पे शैक्षिक संस्थानों की बात करता है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों को ओपन करना, खोलना, और निश्चित तौर पे जब वो अल्पसंख्यक वर्ग करेंगे तो अपनी परंपरा, अपनी बोली, अपनी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा देंगे, शिक्षा लेंगे, तो उनका ऑटोमेटिक जो है उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनकी भाषा का संरक्षण होगा। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं बुकों में कि अनुच्छेद 29 और 30 में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग अपनी जो लिपि, संस्कृति वगैरह है वहां पे संरक्षित करने की बात की गई। 30 जो है वो विशेष तौर पे, अनुच्छेद 30 जो वो विशेष तौर पे शैक्षिक संस्थानों की बात करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 31। मूल संविधान में, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हुई है तो आप लोग ऊपर क्लिक करके या नीचे भी आपको उसमें लिंक दिए हुए हैं, आप जाके इसका जो पार्ट 1 है, मौलिक अधिकार पार्ट 1, उसको आप देख सकते हैं। तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7। एक मौलिक अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। संविधान में संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको बना दिया गया वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ठीक है। और उसको रखा हम लोगों ने अनुच्छेद 300A में। तो वर्तमान समय में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो आपका बन गया कानूनी अधिकार, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो न्यायालय द्वारा वाद योग्य हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा न्यायालय द्वारा वाद योग्य है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं या उसमें कोई समस्या आ रही है तो वो बाकायदे कोर्ट में जाकर के, न्यायालय जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, यानी कि हर व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। आपने भी सुना होगा, आपके दादी दादा या पुराने जो पूर्वज रहे उनको संपत्ति दी गई, या सेना में थे या कहीं थे, उनको प्रॉपर्टी दी गई है ना, इसी के तहत, ताकि ये दिया जाए। लेकिन धीमे धीमे जनसंख्या विस्फोट हुआ और सरकार को ये समझ में आने लगा कि इस चीज की भरपाई कर पाना, यानी कि सभी को संपत्ति दे पाना, खेती योग्य भूमि दे पाना, ये संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर हम लोग हैं भी महान, है ना, कोई भी चीज अगर मिलने लगती है तो पता लगा अभी मिली तो उसको बेच के फिर खड़े हो गए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, यानी कि यूं कहें संसद ने, क्योंकि कोई भी अगर संशोधन होता है संविधान में तो संसद द्वारा होता है, ठीक है, तो संसद ने उसमें संशोधन किया और आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार, एक वैधानिक अधिकार के रूप में रख दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्तमान में ये हमारा कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं जो हमारा छठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, अनुच्छेद 32। ये वो अधिकार है जिसकी वजह से बाकी सभी अधिकारों का अस्तित्व है। तो निश्चित तौर पे एक अगर छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जाए आपके सामने, एग्जामिनर छोटा सा आपके साथ कह सकते हैं कि माइंड गेम करे
और 6 के 6 मौलिक अधिकार लिख दे, या ऑप्शन तो 4 ही हो सकते हैं, कोई भी 4 मौलिक अधिकार लिख दे और पूछ दे कि निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, तो निश्चित तौर पे अधिकार है सारे महत्वपूर्ण है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो। लेकिन जब एग्जामिनर पूछ ही लेगा कि निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, यानी कि महत्वपूर्ण तो सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को टिक करेंगे। अब आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जिन्हें जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर संविधान की आत्मा कहा है तो निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन सीधे पुटअप होता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अंबेडकर जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पे अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन में दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, हो सकता है आर्टिकल के रूप में ऑप्शन हो या हो सकता है अधिकार के रूप में हो, वो आपको वहां पे चूज करना होगा। अब ये है क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमें प्रावधान करता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी में एक अनुच्छेद आपको और याद रखना है, वो है आपका अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत भी हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि अगर इनका हनन होता है, अगर कोई व्यक्ति इनसे वंचित है, तो वो उसको निचली अदालतों में ठोकर नहीं खानी, उसमें समय नहीं जाया करना, वो सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर पूछता है किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना कितनी बड़ी बात है, तो ये अपने आप में साबित कर रहा है कि ये जो आपका अनुच्छेद 32 है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार तो है ही, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार, या यूं भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सब मालूम है, मोस्टली जो लोग क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लगेगा यार मुझे तो मालूम है कि अनुच्छेद 32 क्या है ना, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा ये भी तो मालूम होना चाहिए, है ना। तो कौन सा मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तो निश्चित तौर पर कौन सा है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो ये आपका इतना महत्वपूर्ण है। अब किस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करते हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 32 हो गया हमारा, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 मैं यहीं पे लिख रहा हूं। अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 जो सशस्त्र बल हैं या जो खुफिया एजेंसी हैं या जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित करता है ना, उनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित करता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, यानी कि हम किसी भी प्रकार से आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जो आपके कह सकते हैं लॉ है, सीबीआई है, जो इनके एजेंट हैं या जो उनके जो वर्कर्स हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो आपके सेना, सशस्त्र सेना है, असैनिक बल वगैरह है, तो उनको कुछ मौलिक अधिकार यानी कि उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है कहीं ना कहीं। वो किसके तहत किया गया है, वो आपको किया गया अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या है ना, तो अनुच्छेद 34 जो है विशेष तौर पे क्या प्रावधान कर रहा है, अनुच्छेद 34 आपका प्रावधान कर रहा है कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि सैन्य शासन लगा हुआ है, तो वहां पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं जैसे नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, या जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, है ना, तो वहां पे आसपा लगा हुआ है या अन्य कोई चीज लगी हुई है, तो वहां पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, उनकी इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया जाता है, उनके घर से निकलने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ही तो है कि भाई एक और हमें कहीं भी घूमने की आजादी है अनुच्छेद 19 के तहत, और हम नहीं निकल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रावधान है
यानी कि विशेष तौर पे आपको एक शब्द देखना है वहां पे, मार्शल लॉ या सैन्य शासन। मार्शल लॉ या सैन्य शासन लगे होने पे हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया जाता है, और ये कहा गया अनुच्छेद 34 में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 ये प्रावधान करता है कि कुछ विशेष प्रावधानों में, विशेष जगहों पर जो केंद्र सरकार है, बल्कि यूं कहें जो संसद है ना, वो कुछ मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और राज्य विधानमंडलों को कुछ विशेष अधिकार भी दे सकती है। इसका व्यापक एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, ये तो निश्चित तौर पे अभी काफी चर्चा में रहा आपका, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि आप सब बताइए 5 अगस्त 2019 क्या ये महत्वपूर्ण डेट है? बिल्कुल है। क्या हुआ था 5 अगस्त 2019 को? क्या हुआ था? मोदी सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया था और उसके तहत जो आपका अनुच्छेद 35A है, अनुच्छेद 35A, इसको समाप्त कर दिया गया है ना, अनुच्छेद 35A को। यानी कि निश्चित तौर पर हम लोग 35 चर्चा करें, 35A में उसी संबंधित कुछ है। तो अनुच्छेद 35A में क्या किया गया था कि उस समय के जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार दिया था कि वो राज्य के नागरिकों को क्या कर सकता है, स्थायी नागरिकता प्रदान कर सकता है, जबकि हमारे देश में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और ये आपको बोले डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं आपको सन बोल दे रहा हूं सीधे कि 1954 में इसी अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद ने जम्मू कश्मीर की राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया था कि वो अपने नागरिकों के संबंध में एक विशेष प्रावधान कर सकती है, उनको स्थायी नागरिक घोषित कर सकती है। वैसे ही हुआ और वहां पे जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे उनको स्थायी नागरिक घोषित कर दिया गया, यानी कि बाहर से कोई आके वहां पे नहीं बस सकता, नागरिक नहीं बन सकता है ना, जिसकी वजह से ये आपका काफी विवाद हुआ। और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इसी अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया, यानी कि 1954 में जो व्यवस्था हुई थी इसे समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 35 के तहत की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पे चर्चा की। कोई भी मौलिक अधिकार हमने छोड़ा नहीं है, यानी कि इससे बाहर कुछ भी जाने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर बोल रहे हैं कमेंट में, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करते रहिए जो भी डाउट्स हैं। कि जैसे आपने ये नहीं बताया कि भाई संविधान जो आपका मौलिक अधिकार है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि अभी क्लासेस चल रही है, पार्ट 1 पिछला था, ये आपका पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 जाएगा, तो आप इंतजार करिए, सारे पार्ट्स देखिए, है ना। निश्चित तौर पे हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन को पुटअप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपके कमेंट बहुमूल्य हैं, आप कमेंट करिए, कमेंट करके ये बताइए कि अगली कौन सी क्लास चाहिए आपको, किस चीज पे हम लोग चर्चा करें। लेकिन एक भी पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो छूटने नहीं पाएगा अगर आप सारी क्लासेस, सारी वीडियोस देखते हैं। और हाँ, कुछ लोग नोट्स को लेकर के भी बोल रहे हैं कि सर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं, नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए मोबाइल आपके पास है, पॉज की बटन है, आप उसको सुनिए फिर अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि समय कम है इसलिए इस तरीके से आपको नोट्स तो बनवाए नहीं जा सकते। खैर, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कैसे हम न्यायालय में जाकर के उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 5 प्रकार के जो रिट हैं वो न्यायालय जारी करता है, वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको हमसे छीना भी जा सकता है किसी दशा में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपातकाल की दशा में कुछ होता है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है कि वैसा कौन सा मौलिक अधिकार है, सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं, अभी हमने पढ़ा 12 से 35 तक, कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी दशा में समाप्त नहीं हो सकता, किसी भी दशा में समाप्त नहीं हो सकता। तो वो हमारा है अनुच्छेद 20 एवं 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा गया, कई एग्जाम से पूछा गया है ना, एसएससी से लेकर के आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि किसी भी दशा में समाप्त नहीं कर सकते। तो आगे जब हम लोग आपातकाल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं अनुच्छेद 20 में क्या है, रिकॉल करिए
कुछ बताया था पिछले वीडियो में, जाइए देखिए उसको, है ना। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अनुच्छेद 20, है ना, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जाइए पिछला वीडियो देखिए, वहां पे सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, अच्छे समझाया गया है। तो अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आप लोग देखिए, और एक बात और, आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट करना भूल जाते हैं, है ना। तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक रीच हो सके, हम पहुंच सके, क्योंकि इससे मुझे और मेरी जो टीम है उसे मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का और ज्यादा मेहनत करने का। तो आप लोग अपने स्तर पर मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए तैयारी पे, और हम अपने स्तर पर मेहनत करते हैं। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।